ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ इसीलिए समझना जरूरी है कि आगे जो आने वाला दो और ग्राफ है वो इसी पे आधारित है। इसीलिए जो मैं ग्राफ बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, चाहे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन, तुलना हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से करते हैं। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है? x एक्सिस है, x क्या है? एक्सिस है, m क्या है? स्लोप है, c क्या है? इंटरसेप्ट है। तो चलिए हम ऊपर में पहले कंपैरिजन कर रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम ऊपर वाली इक्वेशन को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो y एक्सिस में क्या लेना होगा? वेपर प्रेशर। x एक्सिस में क्या लेना होगा? मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ हम ये प्लॉट करने जा रहे हैं। दो एक्सिस है तो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या लेना है? वेपर प्रेशर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेपर प्रेशर। x एक्सिस पर क्या लेना है? मोल फ्रैक्शन, तो यहां मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन। ये किसके लिए है? सिर्फ कंपोनेंट A के लिए है। मतलब अभी बर्तन में सिर्फ A है, सिर्फ A ही है। तो सिर्फ A है तो इसका मतलब A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? टोटल जितना होगा वही होगा, 1 होगा। B है ही नहीं तो B का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका 0 हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। मतलब A के साथ आप B भी बना रहे हैं, A के साथ आप B को मिला रहे हैं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से एक सॉल्यूशन का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ ऊपर वाले इक्वेशन का तुलना कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, वैसा ही कंपैरिजन इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नीचे वाले से आपको तुलना करना है। तो जरा देखिए, अब यहां पर नीचे वाले के साथ अगर आप स्टूडेंट कंपैरिजन करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए क्या है? y एक्सिस पर क्या दिख रहा है? वेपर प्रेशर। x एक्सिस पर क्या दिख रहा है? मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पर क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहां पर एक और ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं ये जो बना रहा हूं लाइन, ये है दूसरे कंपोनेंट के लिए y एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। y एक्सिस पर क्या दिख रहा है? वेपर प्रेशर, तो यहां मैं ले रहा हूं वेपर प्रेशर। x एक्सिस पर क्या दिख रहा है? मोल फ्रैक्शन, तो x एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन। इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ b ही कंपोनेंट दिख रहा है, और सिर्फ b कंपोनेंट है तो इसका मतलब a कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहां पर a कंपोनेंट है ही नहीं, तो a कंपोनेंट के लिए जब है ही नहीं तो क्या लिख देंगे? 0। और जब a नहीं है तो इसका मतलब पूरा का पूरा b है, तो यहां पर हो जाएगा काई b बराबर 1। ठीक है, अभी आप ग्राफ जो मैंने बनाया वो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसी इक्वेशन में जो मैं पहले बताया था, या पहले आप यहां देख लो, काई a का वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर ये काई a का वैल्यू 1 होगा तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां लिखा हुआ है काई ए का वैल्यू 1 है, तो अगर काई ए का वैल्यू 1 होगा तो इसी को लिख सकते हैं पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। तो जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो मैक्सिमम होगा और प्योर स्टेट के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका कहीं यहां पर है, जो आपको बता रहा है कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ये वैल्यू आपका बता रहा है पी नॉट ए के बराबर। कब? जब सिर्फ बर्तन में ए ही मौजूद है, बी है ही नहीं, और ए है सिर्फ मतलब मैक्सिमम में है। तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट के बराबर होगा, और मान लेते हैं ये वैल्यू कहीं यहां पे रह रहा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। आप यहां क्या कर रहे हैं? यहां से उधर की तरफ चलिए। ए यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, इसका मतलब ए का वैल्यू घटते चला जा रहा है। अब नीचे वाला लाइन में देखो कि b यहां पर 0 है, b यहां पर 1 है, इसका मतलब b का वैल्यू आपका बढ़ते चला जा रहा है। ये तो यही बता रहा है। अब जरा यहां पे गौर करना, a का मोल फ्रैक्शन यहां 1 है, a का मोल फ्रैक्शन यहां 0 है, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर a का जो वैल्यू है वो आपका घटते चला जा रहा है, a का वैल्यू है वो घटते चला जा रहा है। तो जरा अब इसी इक्वेशन को देखना, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? इक्वल टू और कांस्टेंट को मैं हटा रहा हूं। तो इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाऊंगा तो उसके जगह पर सिंबल क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल का आ जाएगा। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह पे मैंने प्रोपोर्शनल लगा दिया। अब इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि अगर काई ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो पी ए का वैल्यू बढ़ेगा, अगर काई ए का वैल्यू घट रहा है तो पी ए का वैल्यू भी आपका घटेगा। इस इधर से आप इधर जाइए, क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो काई ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन घटते चला जा रहा है, तो पी ए का वैल्यू भी घटते चला जाएगा। तो पी ए का वैल्यू भी देखिए घटते 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 बिल्कुल 0 हो गया। कब? जब मोल फ्रैक्शन घटते चला जा रहा है। ये तो यही कंडीशन है। उसके बाद आप यहां पर देखिए, अब इसी बात को आप उधर से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या दिख रहा है? ए है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी है।
और b का वैल्यू कितना है 1 है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम b का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि pb बराबर क्या हो जाएगा p नॉट b, मतलब जो b का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब a था ही नहीं और सिर्फ b था तो उसका वेपर प्रेशर कुछ ये रहा होगा। मान लेते हैं ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है p नॉट b। उसके बाद और देखो क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन b का बढ़ रहा है b का वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो b का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 देखिए यहां तक पहुंचा। तो ये क्या बता रहा है कि b का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कब, जब b का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ये क्या बता रहा है, a का जब मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो a का वेपर प्रेशर भी घट रहा है। अब अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं PS, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, मतलब A के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और B के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। ये ब्लैक लाइन किसको बता रहा है, A के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। और ये इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, PA इक्वल्स टू P नॉट A काई A, और ये किसका है, B का वेपर प्रेशर। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, PB, इसी इक्वेशन को लिखेंगे PB इक्वल्स टू P नॉट B इंटू काई B। मैं इस ग्राफ को स्टूडेंट एक बार फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, जल्दी मैं बता दे रहा हूं एक बार, कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रखना है। देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन का जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y एक्सिस के सामने वेपर प्रेशर है, तो मैंने पहले y एक्सिस लिया और इस y एक्सिस पर मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं, x एक्सिस पर मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं। तो ये लिया मैंने x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, और यहां इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ कंपोनेंट A लिखा हुआ है, B कहीं नहीं है। तो मतलब यहां पर सिर्फ कंपोनेंट A है, और सिर्फ कंपोनेंट अगर A है तो वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है मोल फ्रैक्शन का, 1 के बराबर। और जब B है ही नहीं तो B के लिए क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। उसके बाद अब इस A में क्या मिला रहे हैं, B मिला रहे हैं। तो अब इस B वाले इक्वेशन का कंपैरिजन कीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो y एक्सिस के सामने क्या लेना होगा, वेपर प्रेशर। तो इसी का मैं एक और मिरर इमेज यहां बना रहा हूं। तो ये हो गया आपका दूसरे कंपोनेंट के लिए, B कंपोनेंट के लिए y एक्सिस। तो इस पर क्या लेना है मुझे, वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पर क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन। यहां क्या दिख रहा है कि सिर्फ कंपोनेंट B है, A है ही नहीं। तो इस जगह पर मैं लिख रहा हूं A है ही नहीं, तो A का मोल फ्रैक्शन 0 और B मैक्सिमम है तो B का मोल फ्रैक्शन बराबर 1। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे मैं इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा रहा हूं तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन लग गया तो इसका मतलब क्या है कि A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो A का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहां भी वही बात है, इस इक्वल टू और कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, और प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा तो इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो B का वेपर प्रेशर भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कहता है कि A का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो 1 यहां पुट करो। तो जब यहां 1 पुट करोगे तो PA का वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट A के बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि P नॉट A कहीं यहां पर आ रहा है, ये वैल्यू बता रहा है P नॉट A का। अब यहां चलिए, यहां कहता है A है ही नहीं और जो B का मोल फ्रैक्शन है वो 1 है। तो यहां पर जब 1 पुट करेंगे तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट B। तो मान लेते हैं कि P नॉट B प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कुछ यहां पर है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि A का लेफ्ट से राइट जाने पर A का मोल फ्रैक्शन घटते चला जा रहा है। तो A का जब मोल फ्रैक्शन 1 है ना, यहां 0 है, A का मोल फ्रैक्शन घट रहा है। तो A का अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा तो A का वेपर प्रेशर भी घटेगा, और घटते घटते क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये भी घटते घटते जाके 0 हो जाएगा, ऐसे बना दिया हमने। फिर दूसरी तरफ देखो क्या दे रहा है, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। तो B का अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब B का वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगा। तो ये देखिए बढ़ते बढ़ते आपका यहां तक पहुंचा। ये लाइन किसके लिए बता रहा है, ये बता रहा है B का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये क्या बता रहा है कि A का वेपर प्रेशर आपका घट रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिखो कि वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर A का इंटू काई A। ये किसके लिए बता रहा है, B के लिए बता रहा है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू P नॉट B इंटू काई B। और अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अगर दोनों पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और इसके जगह हम लिख सकते हैं PS इक्वल्स टू पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। तो उम्मीद करता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट कि किस किस कंपोनेंट को मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है, उसका एग्जांपल देख लीजिए आप। उसका एग्जांपल है, ध्यान देंगे कि जब हम
एग्जांपल में देखिएगा, जब हम नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। मतलब इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर न वॉल्यूम बढ़ेगा न वॉल्यूम घटेगा, न हीट एनर्जी रिलीज होगा न हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम रहता है। पॉइंट नंबर 2, और एग्जांपल में क्या क्या यहां प्रेजेंट है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। थर्ड एग्जांपल क्या है स्टूडेंट आपका, इथाइल ब्रोमाइड, एग्जांपल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। फोर्थ एग्जांपल क्या है आपका, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फॉर्मूला आइडियल सॉल्यूशन का। मतलब इस कंपोनेंट को इसके साथ, या फिर इस कंपोनेंट को इसके साथ, या फिर इस कंपोनेंट को इसके साथ, या फिर इस कंपोनेंट को इसके साथ जब मिलाएंगे तो रॉल्स लॉ के कहे गए बातों को हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रेशर पे फॉलो करेगा। पॉइंट नंबर 2, मिलाने के बाद, अलग अलग कंपोनेंट को मिलाने के बाद उतना ही फोर्स रहेगा जितना आपस में उनको मिलाने पर था, प्योर स्टेट में मिलाने पर था। सेम स्ट्रक्चर और सेम पोलैरिटी होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये आपका अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये देखिए ये आपका एरिन्स है, ये भी एरिन्स है, ये आपका देखिए हेलो अल्केन है, ये भी आपका हेलो अल्केन है, ये आपका हेलो एरिन्स है, ये भी देखिए आपका हेलो एरिन्स है। तो सेम नेचर का है, सेम पोलैरिटी का है आपका। पॉइंट नंबर 3, इनको मिलाने के बाद न वॉल्यूम बढ़ेगा न वॉल्यूम घटेगा, न हीट एनर्जी रिलीज होगा न हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को आइडियल सॉल्यूशन आज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये 2 टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन थैंक यू।